हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं, जो आपका कक्षा 10वीं का जो नागरिक शास्त्र का जो सेकंड चैप्टर है संघवाद, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए है जो कक्षा 10वीं में है, जो वर्ष 2025 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम संघवाद को स्टार्ट करते हैं कि संघवाद है क्या। ठीक है, संघवाद है क्या। देखिए, ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं, एकदम आसान है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर है पढ़ा है तो आपके लिए ये एकदम आसान होगा। तो इसमें हम जानेंगे संघवाद क्या है, संघवाद क्यों और महत्व को जानेंगे। इन सभी चीज़ों के क्या देखेंगे इस चैप्टर में। और आपका 10वीं है ये इन्हीं चीज़ों के बारे में जो कि बेसिकली बता रहा है। तो देन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर संघवाद का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। कक्षा जो 10वीं के बच्चे हैं उनकी ये पुस्तक है। हालांकि मेरे पास अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको अपडेट करके पढ़ाऊँगा। तो ये जो आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, ये जो आपकी पुस्तक है, इसका जो सेकंड चैप्टर है ये, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। और बहुत से ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। और मैं कहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है आप उसको क्या नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपका इस हिसाब से आपका जो नोट्स है वो तैयार होते जाए। हैंड रिटेन नोट्स आपका तैयार होते जाए। चलिए, तो देर ना करते हुए संघवाद को स्टार्ट करते कि संघवाद क्या है। मैं इसका पढ़ लूँ। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। जो संघवाद है दोस्तों, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर, देखिए दो चीज होता है। एक होता है क्षैतिज, जैसे ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, 36 हो गया, इसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, और ये जो आपका हो गया इस तरीके से, उस तरीके से, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा यानी ये बता रहा है कि दोस्तों कि जो सत्ता है, अब सवाल होता है सत्ता क्या है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर सत्ता का ऊर्ध्वाधर सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या संघवाद है। ये क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ये क्या संघवाद के अंतर्गत आता है। अब सवाल ये उठता है कि हम सत्ता का बंटवारा क्यों करें। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए सत्ता का बंटवारा आवश्यक है, यानी आवश्यक है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप ऐसे समझिए। देखिए, सत्ता का यानी पावर का ऊर्ध्वाधर बंटवारा संघवाद है। अब सवाल होता है कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। देखिए, 2-3 कारणों से जरूरी है। पहला, कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा शासन होता है, तो लोगों द्वारा जो कि शासन होता है, तो जितने भी लोग होते हैं उनको क्या सत्ता में समुच्चय भागीदारी मिल सके, यानी समुच्चय भागीदारी मिल सके। इसलिए क्या सत्ता में इसलिए लोकतंत्र में क्या सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आवश्यक है। साथ में लोकतांत्रिक चीजों का, जो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन, इसमें समुच्चय भागीदारी मिल सके, सभी लोगों का इसमें योगदान हो सके, कोई भी वर्ग क्या असंतुष्ट ना हो इत्यादि चीजों कारणों की वजह से क्या लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा आवश्यक है, जो कि कल के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था। इसके साथ साथ क्या कि जो संघवाद है
इसमें सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, आप काम अभी आप समझिएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में आपको एक और चीज़ें बता दूँ दोस्तों कि देखिए, हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। हम आमतौर पर संघवाद संघवाद कहा जाता है। इसमें एक ही लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना है और चलाना संभव हो पाता है। भारत में संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। यानी जब कोई देश लोकतंत्र अपनाता है तो वो क्या संघवाद को उसको अपनाता है, क्योंकि अगर वो संघवाद को ना अपनाए, जिस संघवाद का मतलब हुआ कि ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा, वो ना अपनाए तो लोकतंत्र का कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। और भारत में देखेंगे कि भारत में संघवाद का बंटवारा कैसे हुआ, सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे हम देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं वादा करता हूँ अंत अच्छा होगा, ठीक है। आप जरा अब मेरे साथ बस बने रहिए, ओमकार मौर्य क्लासेस पे आप बस बने रहिए, आप वो चीज़ों को बस समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आप चीज़ों को बस समझने का क्या प्रयास कीजिए। देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि संघवाद क्या है। देखिए सन 1993 कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। देखिए संघवाद का क्या मतलब, जैसे भारत में संघवाद देखें तो भारत में जो हमारी विधायिका है, विधायिका, इसको क्या ऊर्ध्वाधर रूप से इसको क्या बांटा गया, जैसे कि ऊर्ध्वाधर रूप से बांटा गया, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय स्थानीय सरकार, तीसरा क्या स्थानीय सरकार। इन तीनों का ऊर्ध्वाधर इस तरह से बांटा गया, यानी कि केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार है, राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताता हूँ। आप देखिएगा, आप लोग का आपको लगता है कि ऊपर केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, इस तरह का। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तीनों ऐसा है, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, जो केंद्र में बैठी है सरकार है, एक दो मामले पर या कुछ ही मामलों पर वह राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, वरना राज्य सरकार अपने कार्य में स्वतंत्र है, अपने कार्य में स्वतंत्र है। वो क्या, वह राज्य सरकार केंद्र सरकार के एक दो अपवाद को छोड़ दें तो किसी भी कार्य के लिए जवाबदेही नहीं। यानी जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे मान लिया तेलंगाना, मान लीजिए तेलंगाना राज्य सरकार। अब तेलंगाना राज्य सरकार कुछ भी करेगी तो केंद्र की सरकार को जवाबदेही नहीं है, वो केंद्र सरकार को जवाब नहीं देगी कि भाई तुमने तेलंगाना में ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्यों किया, काहे किया। ये किसी भी प्रकार की क्या, ये तेलंगाना सरकार है, ये केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और तेलंगाना सरकार यानी जो राज्य सूची है, वो राज्य सूची में तेलंगाना सरकार के अंदर जो भी कुछ भी आते हैं राज्य सूचियों के अंदर, जो हमारा राज्य सूची है ना, जिसमें क्या राज्यों के कार्य का वर्णन किया गया कि अगर किसी भी पार्टी के या किसी भी दल का, बहुमत दल का, यदि राज्य में सरकार बनती है तो राज्य सूचियों का प्रयोग करके क्या कर सकता है, अपने राज्य का विकास कर सकता है, विकास कर सकता है। और इस विकास के लिए वो केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं है। लेकिन प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय से इनका ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है, राज्य सरकार अपने और स्वतंत्र है, केंद्र सरकार अपने और स्वतंत्र है, और ना ही स्थानीय सरकार का राज्य सरकार पर कोई हस्तक्षेप कर सकता है। एक दो अपवाद को छोड़ दे, ठीक है। अभी एक दो अपवाद का अभी उसको हम देखेंगे। तो तीनों सरकार अपने अपने में एक स्वतंत्र है, कोई भी सरकार किसी भी सरकार के लिए जवाबदेही नहीं। यानी ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए जवाबदेही और ना तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही है। स्थानीय सरकार भी राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही नहीं है, और ना तो स्थानीय सरकार राज्य सरकार के लिए
जवाबदेही, ये तीनों अगर जवाबदेही है यानी जवाब देना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों किया, तो केवल एक ही क्षेत्र है, एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं, केवल एक ही जगह जहाँ पे इनको जवाब देना पड़ेगा, वह है जनता। जनता, ये केवल जनता के प्रति ही, भारत के नागरिकों के प्रति, भारत की जनता के प्रति ये जवाब देंगे। जैसे तेलंगाना राज्य सरकार कुछ भी करे तो तेलंगाना की जनता के प्रति ये जवाबदेही है। तेलंगाना जनता 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 के प्रति जवाबदेह है, ना कि केंद्र सरकार के प्रति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो तेलंगाना सरकार है या जो यूपी सरकार है, जो कोई भी राज्य सरकार हो, वो जो राज्य सरकार आती हैं तो क्या चुनाव के दौरान आती हैं, यानी चुनाव के दौरान आते हैं। किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, उस पार्टी को क्या, उस गठबंधन दल की पार्टी को क्या चुनाव में बहुमत होता है, बहुमत होता, और जनता क्या चुन के भेजती है, जनता चुन के भेजती, इसलिए जनता चुन के भेजती, इसलिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह, अपने 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 जनता के प्रति क्या जवाबदेही है, ना कि केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही है। यानी जितने भी राज्य सरकार है, जितने भी स्थानीय सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है, ये केवल केवल जनता के प्रति जवाबदेही है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी राज्य के प्रति जवाबदेही नहीं। जैसे दिल्ली की अगर यदि सरकार है तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो जवाबदेही है तो केवल और केवल किसके प्रति जवाबदेही है? वो केवल दिल्ली जनता के प्रति जवाबदेही है। केवल दिल्ली की जनता ही उसे सवाल जवाब कर सकती है, या जो दिल्ली में जो सरकार है, केजरीवाल की जो राज्य सरकार है, उनके जो विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं, वो केवल दिल्ली सरकार से क्या जवाब मांग सकती है, ना कि केंद्र सरकार मांग सकती है, नहीं मांग सकती है जवाब। तो जवाब दे दोनों, यानी केंद्र सरकार जो है और जो राज्य सरकार है, ये क्या जनता की, और स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? तो संघवाद क्या है? संघवाद एक प्रकार का सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। संघवाद एक प्रकार का सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, जिसमें सत्ता को ऊर्ध्वाधर रूप से बांटा गया है। भारत में सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय या प्रांतीय या आप स्थानीय स्तर पर बांटा गया है। राज्य को आप प्रांतीय कर सकते हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जिसे प्रांतीय सरकार कहते हैं, यह स्थानीय सरकार के रूप में इसे क्या बांटा गया है। ठीक है, अब जानिए, तो संघवाद को बांटा गया है। अब देखिए संघवाद क्या है, इसमें कुछ बताया गया। अब आप समझिए, विस्तार में समझिए। देखिए हुआ क्या है कि जब हमारे देश आजाद हुआ था, अब ऐसा समझिए 1947 जब देश आजाद हुआ तो केंद्र में 1977, राज्य में 1967 तक कांग्रेस की सरकार, यानी 1947 से लेकर केंद्र हो या राज्य हो, किसमें एक बहुमत के रूप में, एक दलीय के रूप में, पार्टी के रूप में कांग्रेस की सरकार रही। तो उस समय संघवाद का बहुत बड़ा या बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। उपयोग या महत्व नहीं था, क्योंकि राज्य में भी वही सरकार, केंद्र में भी वही सरकार, तो कभी भी इन सरकारों के प्रति कभी भी टकराव नहीं होता था। और संघवाद जैसा कोई चीजें उतने उस समय महत्व नहीं था। लेकिन जब 1977 आया तो केंद्र किसी भी पार्टी को पूर्ण या स्पष्ट बहुमत नहीं थी। यानी जब 1947 से लेकर 1967 तक, यानी राज्य में 1977 तक क्या था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। लेकिन 1967 के बाद केंद्र में जब किसी को पूर्ण बहुमत या
पूर्ण या स्पष्ट क्या बहुमत नहीं थी, उस समय क्या हुआ, जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां थी, राष्ट्रीय दल थे, उन सभी दलों को क्या करना पड़ता है, जो स्थानीय या क्षेत्रीय दल थे, उनके साथ क्या करना पड़ता था, गठबंधन करना पड़ता था। गठबंधन सरकार बनाना पड़ता था। उनको क्या करना पड़ता, उनको क्या गठबंधन सरकार बनाना पड़ता था। जब गठबंधन ये लोग सरकार बनाते थे तो जितने भी स्थानीय सरकार होते थे, इन सभी स्थानीय सरकार को क्या करना पड़ता था, जितने भी गठबंधन सरकार बोलते थे, उन गठबंधन सरकार को जो राज्य की जो सरकार हैं, राज्य सरकार को उनके काम में कम हस्तक्षेप और बेदखली करना पड़ता था। जैसे जब क्या होता था, जब केंद्र में जब कांग्रेस की बहुमत की सरकार होती थी, तो ये लोग क्या करते हैं, राज्य में जिस भी राज्य में क्या होता था, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती थी। जैसे आप एग्जाम्पल तो केरला ले लो। जैसे केरला में जब चुनाव हुआ था 1954 में, जाए डेट चेक कर लीजिएगा, 1954 में जब चुनाव हुआ था, 1954 की 56 कुछ ऐसा था, अब जब देख लीजिएगा, जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ, केरला में कम्युनिस्ट CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार हट गई, और 2-2.5 साल तक क्या वहाँ पे क्या उनकी सरकार चली थी। उसके बाद क्या किया, कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अनुच्छेद 256 और 266 कुछ ऐसा था, इसके आधार पर क्या राष्ट्रपति शासन होता है। 256 के आधार पर क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया, 256 और 265 इनका प्रयोग करके क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और राष्ट्रपति शासन लगा के क्या प्रांतीय जो विधानसभा थी, यानी प्रांतीय विधानसभा को क्या किया, भंग कर दिया। क्या किया, भंग कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वहाँ की जो भी विधानसभाएं थी, उन सभी विधानसभाओं को उन्होंने क्या किया, भंग कर दिया। और जब भंग कर दिया तो इस तरह हिसाब से जब केंद्र में किसी एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार थी, तो शुरुआती दौर में जितने भी राज्य थे, उनके क्या किया जाता था, उनके जो भी पार्टी थे या उनकी जो भी सरकार थी, उसको भंग कर दिया जाता था। तो उस समय संघवाद का जो स्ट्रक्चर था पूरी तरह से कोलैप्स यानी फेल कर गया था, यानी क्या असफल हो गया था। अब कोई कार्य नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1977 जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, स्पष्ट या पूर्णतः बहुमत नहीं था, तो इन सभी स्थानीय पार्टियों के साथ क्या करना पड़ता, केंद्र में किसी पार्टी को सरकार बनानी पड़ती थी। और जब सरकार इनको बनाना पड़ता था तो क्या होता था, गठबंधन का क्या दल होता था। और जब गठबंधन का दल होता था तो ये क्या होता था, ये क्या था, राष्ट्रपति शासन यानी प्रांतीय जो विधानसभा उसको भंग नहीं कर पाते थे। और तब इन केंद्र सरकारों को कुछ भी काम करना पड़ता था तो राज्य से पूछकर क्या करना पड़ता था, और इससे इनका महत्व जो है वो बढ़ा। क्या हुआ, जो महत्व था वो बढ़ा, और स्थान महत्व क्या इनका जो है बढ़ा। तो पहले इसमें आपको ये बताया जा रहा है आपकी किताब में, जो मैं पढ़ के बता दूं, 1993 में कुछ हुए और प्रांतीय सरकार ने कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारों अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहे। यानी 1993 में कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, यानी 1993 में, जो कि 1980-90 का, इसके बाद का जो दौर रहा, इसके बाद जो समय रहा, जो रहा वो गठबंधन सरकार क्या रहा, दौर रहा। गठबंधन सरकार का दौर रहा। यानी 1977 के बाद जो दौर रहा वो क्या रहा, गठबंधन सरकार का दौर रहा, और एक गठबंधन लंबे समय तक चला। फिर उसके बाद 1993 में क्या हुआ, इन गठबंधन सरकारों ने जिन पार्टियों ने गठबंधन किया था स्थानीय पार्टियों के साथ, इन स्थानीय पार्टियों का क्या था, राज्य में बहुमत या प्रभुत्व रहा। तो 1993 में एक क्या संवैधानिक विकास हुआ, जिसमें राज्य को कुछ अधिकार दिए गए,
अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए कि ये कुछ विशेष अधिकार दिए कि जितने भी राज्य सरकार हैं कुछ काम वो कर सकते हैं और उसके लिए क्या वो केंद्र सरकार के प्रति जवाब दे नहीं है, लेकिन वो क्या जनता के प्रति केवल जवाब दें, केवल वो, लेकिन वो अपने जनता के प्रति जो जनता है अपने जो जनता है जनता के प्रति जवाब दे हैं। 1913 तो करने का मतलब क्या है दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम समझिए। इसको समझाने से पहले सबसे मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ, रुक जाइए। देखिए आप एक कहानी के मदद से कुछ इस तरह समझ, देखिए संघवाद का मतलब हुआ सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ठीक। दूसरा, भारत में हमने संघवाद को अपनाया है, जिसमें हमने शुरुआती दौर में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हमने अवधारणा दी, सत्ता का ऊर्ध्वाधर दो भागों में हमने बंटवारा कर दिया। शुरुआती दौर में क्या होता था कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार बनती थी अधिकतर राज्यों में उस पार्टी की सरकार बन जाती थी, लेकिन जिस पार्टी की केंद्र सरकार बनती थी शुरुआती दौर में उसको जो है बहुमत रहता था, बहुमत रहता था। और जब बहुमत उस पार्टी को रहता था तो वो पार्टी क्या करती थी, जिस राज्य में भी चुनाव होता था यदि उसमें वहां पर उसको बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 256 और 265 का प्रयोग करके क्या करते थे, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ को प्रांतीय विधानसभा को भंग करवा देती थी, काम नहीं करने देती थी, विघटन करवा देती थी, फिर चुनाव होता था। तो इससे क्या काम नहीं हो पाता था, तो इससे क्या लोकतंत्र के लिए एक बाधा हो गया था। लेकिन जब 1977 में लेकिन 1900 जो आपका 80 रहा 1980-90 का जो दशक रहा, ये वो दशक रहा जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, किसी को बहुमत नहीं मिलता था। तो इन्हीं राज्य सरकारों के साथ, ये जो राज्य सरकार जिनका ये विघटन करवा देते थे, इन्हीं राज्यों के साथ इन्हें गठबंधन करना पड़ता था, जब गठबंधन करते थे तो केंद्र में इनकी क्या सरकार बनती थी। और जब इनकी गठबंधन की जब सरकारें बनते थे तो राज्य सरकार का अपने कुछ अधिकारों की मांग करते थे और केंद्र में बैठी सरकार उसको अनदेखा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि वो अनदेखा करती थी तो क्या करते थे, ये अपने सहयोग को वापस ले लेती थी, जिससे क्या होता था, सरकार गिर जाती थी, इससे क्या होती थी, जो सरकार होती थी वह सरकार क्या होती थी, वह गिर जाती थी। ये आम समस्या उस समय बन गई थी। लेकिन जब गठबंधन की दौर आया तो इन्होंने गठबंधन किया, सरकार चली और उन्होंने कुछ विशेष अधिकारों की मांग करने लगे कि हमको ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए। तो उस समय इन लोगों को कुछ अधिकार मिलना चालू हो गया। आप जानते हो कौन से अधिकार थे, किस तरह के अधिकार थे जो इनको क्या मिलना चालू हो गया था। ठीक है, अब जानते हैं वो कौन से अधिकार थे। ठीक है, अब उनको वो अधिकार देते थे। अब उनके अधिकार देखते हैं, देखिए तो कौन से अधिकार थे। ठीक है, तो उसके बाद 1993 में जो क्या संघीय व्यवस्था अपनाई गई, मतलब आया संघीय व्यवस्था अपनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, एक केंद्र सरकार जो थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या जो केंद्र सरकार थी इसके लिए संघ सूची बनाया गया,
सूची बनाया बनाया मतलब उसमें संघ सूची था। तो संघ सूची क्या था? संघ सूची था जिसमें संघ यानी केंद्र सरकार के कार्यों का वर्णन था, यानी कार्य का वर्णन। जबकि राज्य सूची में राज्य का वर्णन था। अब जाने केंद्र सूची में वो सारे विषयों को डाला गया था जिसमें केवल कानून बनाने का अधिकार या काम करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को थी। राज्य सूची जो था वो ऐसा एकमात्र विषय था जिसमें कार्य करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को था। इनमें से दोनों कोई एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं थे, लेकिन हाँ ये दोनों जनता के प्रति जवाब थे। जैसे राज्य सूची में क्या, जैसे केंद्र सूची में क्या हुआ? प्रतिरक्षा यानी देश की सुरक्षा, आप समझ लें। प्रतिरक्षा हुआ, विदेशी मामले हो गए, विदेशी मामले हो गए, विदेशी मामले हो गए, विदेशी मामलों में बैंकिंग हो गए, बैंकिंग मामले हो गए, बैंकिंग मामले हो गए, संचार हो गए, संचार हो गए, मुद्रा हो गया, मुद्रा एंड करेंसी, मुद्रा हो गया, राष्ट्रीय महत्व हो गया, और राष्ट्रीय महत्व मुद्दे हो गए, इत्यादि जो विषय हैं, इत्यादि जो विषय हो गए वो क्या केंद्र सरकार को सौंपे गए। कि संघ सूची में जैसे प्रतिरक्षा व देश की सुरक्षा हुआ, विदेशी मामले होंगे, बैंकिंग हो गया, संचार हुआ, मुद्रा हुआ, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हो गए, इस पे कानून केवल बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त कोई भी इस पे कानून नहीं बना सकता। वहीं पर राज्य सरकार को भी, जितने भी राज्य सरकार है उनको अधिकार दिया गया कि आप अपने क्षेत्र में इन पे कानून बना सकते हो। जैसे राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि पुलिस हो गया, अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, और कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, शिक्षा हुआ, एक मिनट, सिंचाई हो गया, शिक्षा और समूर्ति में आता है, सिंचाई हो गया, इत्यादि जो विषय हैं, इन सभी विषयों को क्या राज्य सरकार को, भारत के प्रत्येक राज्य को सौंपा गया। इन विषयों पर कानून बनाने का केवल अधिकार किसको होगा? केवल राज्य सरकार को होगा। केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पुलिस हो गया, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होगा, हर राज्य को। व्यापार का, वाणिज्य का काम केवल राज्य सरकार को होगा। कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा? राज्य सरकार को होगा। सिंचाई से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केवल राज्य सरकार को होगा। राज्य ही बनाएगी, केंद्र सरकार नहीं बनेगी। और ना तो केंद्र सरकार इन पर हस्तक्षेप करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए जैसे आप पुलिस देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी है, बिहार को ले लो बिहार पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस ले लो, छत्तीसगढ़ पुलिस ले लो, फिर दिल्ली पुलिस में आप डीपी देख लो, दिल्ली पुलिस। यानी हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस है। तेलंगाना है तो टीपी है, आंध्र प्रदेश है तो एपी है, इस तरह के आंध्र प्रदेश एपीपी है। इस तरह की हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था है, अपने व्यापार के नियम कानून है। सिंचाई संबंधी, कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको? केवल और केवल राज्य सरकार को। ये क्या हुआ? बंटवारा कर दिया गया। अब आते एक और सूची के बारे में जान लेते। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इन पर कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किस पे है?
केवल अधिकार जो है वो केवल राज्य सरकार को है। राज्य सरकार को है। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, ठीक है। तो यानी जो समवर्ती सूची का जो विषय है इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हमारी राज्य सरकार है, यानी दोनों को दिया गया है। क्या इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया कि दोनों बना सकते हैं, दोनों को दिया गया है। अब जानते हैं समवर्ती सूची में क्या था। समवर्ती सूची में जैसे हुआ शिक्षा हुआ, जैसे शिक्षा हुआ, वन हुआ, शिक्षा हुआ, वन हुआ, मजदूर हुआ, मजदूर संघ हुआ, यूनियन मजदूर संघ हुआ, विवाह हुआ, गोद हुआ, गोद लेना, जैसे गोद लेना हुआ, और उत्तराधिकार जैसे, और उत्तराधिकार जैसे विषय, जैसे उत्तराधिकार इत्यादि जो विषय हुए ये सारे के सारे विषयों पर क्या कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दिया है कि आप दोनों जो है मिलकर इस पर क्या कानून बना सकते हैं। अब इसका अब देखिए, जैसे मान लीजिए केंद्र में एक्स की पार्टी है और जैसे यूपी में भी मान लीजिए उसी एक्स नाम की पार्टी है, तो फिर दोनों मिलकर एक सामान्य से इस पर जब अगर कानून बनाएंगे तो विवाद नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए केंद्र में एक्स पार्टी की सरकार है और यूपी में मान किसी वाई पार्टी की मान लीजिए सरकार है, तो जब ये दोनों इस पे आएंगे कानून बनाने तो बड़ा विवाद होता है। तो जो केंद्र सरकार की शिक्षा पर ऐसा कानून बनाओ कि दूसरे पार्टी की सरकार है और जो राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार कहेगा ना शिक्षा पर किसी दूसरे तरह कानून बनाओ, तो जब इन विषयों पर जब विवाद होगा, जैसे राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होगी, केंद्र में किसी और पार्टी की, जैसे एग्जाम्पल तौर में बताऊं, जैसे मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में ले लीजिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है। अब जो कि अब इस पे कानून बनाना होगा तो दोनों में विवाद होगा। तो जब विवाद होगा तो किसका विवाद होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ये बोलेगी कि शिक्षा पे ऐसा कानून बना, जबकि तेलंगाना जो कांग्रेस सरकार होगी कहेगी कानून ऐसे बताओ, तो किसका कानून सर्वमान्य होगा। तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार का कानून जो सर्वमान्य होगा, यानी तेलंगाना शिक्षा पे अगर किसी चीज़ का कानून बनने का कोई व्यवस्था रहेगी और केंद्र और राज्य सरकार में विवाद होगा तो कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार को होगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आमतौर पर जब किसी भी राज्य में और केंद्र में दोनों एक ही पार्टी की सरकार है तो ठीक है, अगर ऊपर नीचे अलग अलग पार्टी की सरकार हुई तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं, ठीक है। अब आइए एक बात और देखिए, जब संविधान बना था तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया था संविधान में, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, ये सूची है, वो सूची है, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया था। लेकिन अब एक सवाल उठता है, वो विषय किस विषय, ठीक है, समझे। अब यहाँ सवाल उठता है वो सारे विषय जो नए विषय हैं वो किस सूची में डाला जाए, किस सूची में डाला जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या
उस समय साइबर क्राइम नहीं था, यानी जो साइबर क्राइम है आपका वो नहीं था। यानी जैसे कि आप एटीएम में गए पैसा निकालने, आपने 10,000 निकाला और जब बाहर आते हैं तो आपको मैसेज आता है कि आपके एटीएम से 50,000 निकल गए। आप चौक हो गए, आप चौक जाते हैं कि आखिर 50,000 कैसे निकल गए, मैंने तो केवल 10,000 निकाला। फिर पता चला आपके पीछे कोई व्यक्ति था जिसने कुछ फ्रॉड आपके साथ कर लिया, जो आपका पिन जान लिया या एटीएम कार्ड का नंबर जान लिया, जिसने क्या किया आपके बैंक से 50,000 निकाल लिया। जब देश आज़ाद हुआ तो इस तरह की तो समस्या उस समय थी नहीं, उस समय फिक्स कर दिया गया था कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, इस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन जो नए नए जो मामले आए, जैसे साइबर क्राइम हो गया, इस पे कानून बनाने का अधिकार किस पे होगा? तो इस सब पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किस पे होगा? वो किसका होगा? यह केंद्र सरकार होगा। यानी वर्तमान इस तरह के जो स्पैम होते हैं, जो कहते हैं ना स्पैम होते हैं, इन सभी चीज पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा किसका होगा? केंद्र सरकार होगा। यानी वर्तमान में कोई ऐसा विषय उभरता है, कोई समस्या उभरता है, उस पर अगर कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी, और वो जब कानून केंद्र सरकार बनाएगी तो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, चाहे आप उस पार्टी की सरकार हो चाहे ना हो, विरोध नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कानून गलत है तो न्यायालय उसको रद्द कर देगी, या जब उस कानून को संसद में पेश किया जाए तो संसद उसे हटा दिया जाए, उसके बाद लागू होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो भी उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा। उसके बाद उस कानून बना कर लागू कर दिया जाएगा तो जो कोर्ट है, हमारा कोर्ट है, जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट, उसको न्यायिक पुनर्विचार के तहत उसको क्या उसको हटा देगा कि अवैध है, कानूनों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस चीजें हैं। तो संवाद में हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखिए, तो संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब ही होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उस लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है? जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होता है, उस लोकतांत्रिक सरकार को इस क्या होता है संघवाद को, उसको कई भागों में ऊर्ध्वाधर रूप से उसको बांटा जाए। तो भारत में संविधान जब बना तो उस समय लोकतांत्रिक सरकार को क्या हमने अपनी लोकतांत्रिक सरकार को क्या हमने केंद्र और राज्य में हमने दो भागों में हमने इसको क्या बांट दिया था। हमने संघवाद को अपनाया और हमने बांट दिया था। ठीक है, तो ये हमने संघवादी संरचना को देखी, और सन 1992 में क्या हुआ, सन 1992 पर स्थानीय सरकार भी आ गई, स्थानीय सरकार आ गए, स्थानीय सरकार आ गए। अब हम स्थानीय सरकार को देख लेते हैं। देखिए जरा, मैं सबसे पहले आप लोग का कमेंट पढ़ लूँ, एक सेकंड जरूर रुके रहिए। ठीक है, अब आइए, अब हम स्थानीय सरकार को देख लेते हैं। किसी का कोई कमेंट नहीं था। अब स्थानीय सरकार देख लिए, हमने केंद्र और राज्य सरकार को देख ली, अब स्थानीय सरकार को आप देख लीजिए। देखिए 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 देखिए, अब जानिए जो स्थानीय सरकार है इसको हम पंचायती राज्य व्यवस्था के नाम जानते हैं। जो स्थानीय से इसको हम पंचायती राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या आज़ादी नहीं हुआ था, आज़ादी सब ले लें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो गांधी जी थे वो क्या चाहते थे, वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर क्या बनाना चाहते थे। वो चाहते थे गांव में पंचायती व्यवस्था ला जाए, जिससे गांव मजबूत हो, गांव में प्रशासन हो, गांव को भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता था तो हमारे देश आर्थिक रूप से कमज़ोर था, सामाजिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं थी, राजनीतिक समस्या थी। इस वजह से हमारे देश इतनी समस्याओं होने के कारण हमने अपने देश में जब संघीयवादी व्यवस्था को अपनाया तो हमने केंद्र
व राज्य सरकार को हमने अपनाया। उस समय हमने कोई स्थानीय स्तर की कोई सरकार को हमने नहीं अपनाया, हमने उसको रखकर कर दिया। जबकि गांधी जी चाहते थे कि भारत में क्या स्थानीय सरकार हो, ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, नगर पंचायतों का या नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह के क्या चुनाव हो, इनको भी मजबूत बनाया जाए। जबकि हमारे समय जब देश आजाद हुआ उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम इसको अपना नहीं सकते थे। तो हमने क्या केंद्र और राज्य स्तर पर ही हमने सरकारों को अपनाया कि केंद्र में एक सरकार रहेगी, फिर उसके बाद उसके पहले राज्य सरकार रहेंगी। हालांकि इसके नीचे नहीं होती, मैंने बताया दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इसका इस पर नियम नहीं चलता, इसका इस पर भी क्या जवाबदेह नहीं होते हैं। नीचे का मतलब क्या हुआ, जैसे ऊपर केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। राज्य सरकार अपने राज्य में स्वतंत्र है, अपने विषयों को किसी भी काम को करने के लिए उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार से परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं चाहिए। मैंने बताया राज्य सरकार में पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, वाणिज्य है, वो स्वतंत्र है, वो अपने क्षेत्र में चाहे तो काम कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, गलत कर रही है तो जो हमारा हाई कोर्ट है वो उसको रोकेगा कि आप गलत कर रहे हो। जो विधान परिषद, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो रोकेंगे, लेकिन केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है राज्य सरकार को उनके राज्य सूची के विषय को काम करने से। और ना तो राज्य सरकार जवाबदेही है, वो जवाबदेह केंद्र सरकार को अपने काम के प्रति नहीं दे सकती, जनता के प्रति जवाबदेह है, नहीं जवाब मांग सकते आप। ठीक है, तो हमने क्या किया 1947 में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमने दो तरह के क्या हमने व्यवस्था अपना लिया। 1947 में गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था ले जाए और पंचायतों को भी क्या ग्रामीण क्षेत्र को, नगरीय क्षेत्र को मजबूत किया जाए और यहाँ पे भी स्थानीय शासन हो। लेकिन हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे और उस समय पहली बार हम चुनाव कराने आए थे, लोग जागरूक भी नहीं थे, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, अन्य तरह की समस्या थी और कई कारण समस्या थी। इस वजह से क्या हमने उस समय तत्कालीन तौर पे हमने क्या स्थानीय सरकार को हमने स्थानीय सरकार को मना कर कि स्थानीय सरकार नहीं होगा, केवल दो ही सरकार होगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार नहीं होगी। क्यों? कि अगर हम स्थानीय सरकार का यदि हम चुनाव करवाते हैं तो भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। भारत में लगभग 6 लाख गांव, इन 6 लाख के गाँव के लिए करीबन 6 लाख प्रधान होंगे जिनको हम सरपंच कहते हैं। फिर हर वार्ड से ना जाने कितने पंच यानी सभासद चुने जाएंगे। आप ऐसा कहो, इतने बड़े लोग का चुनाव होगा, इतने सारे पैसे का खर्च करना, इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना, इन्हें क्रियान्वित करना नहीं किया जा सकता। और बहुत से कारण से उस समय जो हमारे देश के तत्कालीन जो नेता थे, जो सरकार थी, इसने इसको रद्द कर दिया, इसने महत्व नहीं दिया, कहना कि दो ही सरकार रहेगी। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर हम आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सामाजिक मजबूत होते हैं, आने वाले इस व्यवस्था को अपनाएंगे। लेकिन तत्कालिक तौर पर लोगों ने इससे मना कर दिया। अब दूसरी बात जानिए, तो अब गांधी जी की इच्छा थी कि गांव में प्रशासन हो, गांव को भी मजबूत किया है। इसके लिए CDP, कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम, ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, लेकिन ये क्या है, एक कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था जिसका उद्देश्य था कि गांव को हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करें और जो गांव की जो भी आवश्यकता है उसके लिए क्या करें, हम विकास करें। और गांव के विकास के लिए 1947 से लेके 1992 तक, 1947 में लिख दो, 1947 से लेके 1992 तक सरकार ने प्रावधान किया कि एक गांव के लिए या 2-3 गांव के लिए एक सरकारी अधिकारी होगा, अधिकारी होगा जिससे सरकार क्या करेगी, नियुक्त करेगी। और वो क्या करेगा, वो गांव गांव में जाओगे, गांव में जो भी समस्या है जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, जो भी समस्या, उन सभी समस्याओं को लिखेगी, देखेगी और उसका पूरा प्रयास करेगी कि उन गाँवों में उसको सुधार करने के लिए। तो इसलिए सरकार क्या करती, इन अधिकारियों को क्या करती थी, पूरा पैसा हो गया, अधिकार हो गया, इसके साथ इनको आने जाने के लिए क्या करते, एक गाड़ी दी रहती है। यानी आपने अगर एक जीप दे रखी थी, क्या जीप दे रखी, जो पुरानी जीप होती है ना, खुली टाइप की एक जीप होती थी, कुछ इस टाइप की खुली, जो आपकी कुछ जीप आपकी होती थी, कुछ इस टाइप की खुली जीप होती थी। वो खुली जीप क्या ना सरकार ने इनको दे रखा था कि आप इसका प्रयोग करें
और गाँव-गाँव जाए, वहाँ की जो भी समस्या है, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पानी को लेकर, जो भी समस्या है, उसको लिखे, उसको नोट कर अब प्रयास करें उसको दूर करने के लिए। तो एक समय बाद क्या होने लगे, धीरे-धीरे ये अधिकारी क्या होने लगे, ये भ्रष्ट होने लगे। क्या होने लगे? भ्रष्ट होने लगे। सरकार जो भी पैसा देती थी उसमें अच्छा खासा घोटाला करने लगे, उसका भ्रष्टाचार करने लगे। और जब सरकार इनसे लेखा-जोखा माँगती थी कि आप कितने गाँव गए, तो ये क्या करते थे, जैसे एक अधिकारी जिसको 10 गाँव सौंपे गए, एक गाँव में जाता था, सभी 10 गाँव को ऐसा लिख देता था। जो भी काम करता था वो केवल किताबों और पन्नों में ही करता था, वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में कोई काम नहीं हो पाता था। तो अधिकारी धीरे-धीरे क्या भ्रष्ट होने लगे। एक गाँव के विकास के लिए कोई काम नहीं करे, जितना पैसा आता था सारा-सारा पैसा गबन कर जाते या थोड़ा बहुत काम करते थे और बहुत कम काम करते थे और किताब में सारा दिखा देते थे। जैसे मान लीजिए सरकार ने इनको जीप दे दिया और जीप के लिए क्या दिया, जीप दे दिया और जीप के लिए मान लो 100 लीटर तेल दे दिया, लीटर तेल दे दिया, क्या करते हैं, अब इस जीप का प्रयोग करते अपनी निजी ज़रूरत के लिए वो काम करते थे। 1-2 गाँव में गए और 1-2 गाँव में जाके उन्होंने लिख दिया कि हम पूरे 10 गाँव चले आए और लिख दिया कि देखो 100 किलोमीटर हमने गए, ये तेल खर्चा हुआ। और जबकि उस जीप का, उस पैसे का अपने निजी जीवन के लिए क्या ये अधिकारी उपयोग करते थे। इससे भ्रष्टाचार, घोटाला सब होने लगा। लेकिन हम उस समय आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, सामाजिक रूप से समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी। जैसे उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो वोट देते थे, जो देते थे वो धर्म के आधार पे देते थे या जाति के आधार पे वोट देते थे, जाति के आधार पे वोट देते थे या अन्य किसी भी जाति के आधार पर वोट देते थे या लोगों के दबाव में वोट देते थे। तो सरकार को डर था कि अगर हम गाँव में शुरुआती समय में यानी 1947 से अगर हम चुनाव कराना चालू कर दें या 1950 से अगर हम चुनाव कराना चालू कर दें, तो लोग किसके आधार पर देंगे, धर्म के आधार पर देंगे, जाति के आधार या दबाव के आधार पर लोग वोट देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कैसा होगा, क्योंकि अगर वर्तमान में जब गाँव में जब चुनाव होता है पूरे भारत में, तो लगभग 36 लाख लोग इस चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। 36 लाख लोग क्या चुने जाते हैं स्थानीय चुनाव के माध्यम से, चाहे चुनाव ग्राम पंचायतों का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे जिला परिषद हो गया, जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं, उसका चुनाव हो गया। यानी कम से कम पूरे भारत में 36 लाख लोग चुन के आते हैं वर्तमान समय में। इतनी भारी संख्या के लोग चुन के आते हैं। तो उस समय ये था कि अगर हम वो चुनाव कराएंगे तो लोग धर्म के आधार पर वोट देंगे, जाति के आधार पर वोट देंगे या किसी दबाव के आधार पर ही वोट देंगे। और इतने बड़े संख्या लोग जागरूक नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है, तो पूरी तरह से क्या फेल हो जाएगा। तो तत्कालीन जो नेता थे उन्होंने इस चीज़ को स्थानीय सरकार को लाने यानी पंचायती राज व्यवस्था को लाने से मना कर दिया, नहीं रखा। उसके जगह पर क्या CDP कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम शुरू किया, अधिकारियों को रखा कि एक गाँव जाए, उनकी समस्या को देखो, उनका विकास करें। लेकिन कुछ समय बाद अधिकारी भी भ्रष्ट होने लगे, गबन करने लगे। एक गाँव का 10 गाँव को बता दिया, समस्या देखते नहीं थे, तो कुछ हुआ नहीं। तो होने क्या लगा, जब शुरुआत में जब चुनाव होने लगा तो केंद्र में और राज्य में जब चुनाव होता था तो एक ही पार्टी की सरकार बनती थी। जब एक ही पार्टी, एक सेकंड रुक जाइए, क्या होती थी, एक ही पार्टी की क्या सरकार जो है वो बनती थी। जब एक ही पार्टी की सरकार बनती थी, और फिर कुछ समय जब चुनाव होने लगा तो राज्य में मान लीजिए अन्य पार्टी की सरकार बन गई और केंद्र में अन्य पार्टी की सरकार बन गई। यहाँ एक्स की बनी, वाई की बनी, तो यहाँ एक्स की बन जाती, ऐसे सरकार बन जाती थी। तो केंद्र सरकार करती थी, राज्य सरकार का विघटन करवा देती थी, राष्ट्रपति शासन लगवा देती थी, जिसकी वजह से राज्य सरकार भंग हो जाता था। फिर राज्य सरकार में फिर दोबारा चुनाव करवाना पड़ता था। ये वो अपने काम नहीं कर पाते, ये सभी चीज़ें क्या करती थी। लेकिन जब 1980 और जब 90 का दशक आया, तो ये वो दौर था जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता था। तो किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए उनको क्या करता था, जितने भी स्थानीय पार्टी थे उनके साथ क्या गठबंधन करना पड़ता था। और जब गठबंधन करते थे तो ये मांग करते थे कि राज्य में हमें पूर्णतः अपने काम करने दिया जाए। प्लस उसके बाद उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की भी मांग की। और फिर क्या आया 1992 में फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था आया। और जब पंचायती राज व्यवस्था आया तो हमने ये डिपेंड किया कि भारत में स्थानीय स्तर की भी क्या है, स्थानीय सरकार रहेगी, स्थानीय सरकार रहेगी। हमने कहा कि स्थानीय स्तर का चुनाव कराने का जो अधिकार है वो क्या राज्य चुनाव आयोग करेगी।
इसके सीमा के निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा, प्लस ये चुनाव कब होगा हर 5 साल में, उसका डेट का डिक्लेयर जो है ये चुनाव आयोग करेगी, लेकिन ये राज्य सरकार के अंदर में होगी। इसका जो भी खर्च वर्च होगा वो क्या, वो राज्य सरकार को वहन करना होगा, यानी स्थानीय चुनाव का जो भी खर्चा होगा उस सभी खर्चे को राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। 1992 में क्या हुआ, स्थानीय सरकार आ गई, और जब स्थानीय सरकार आई तो 2 क्षेत्रों में स्थानीय सरकार आई। कहाँ कहाँ आई मैं उसको बता देता हूँ। 2 जगह क्या स्थानीय सरकार आई, तो जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकार 2 जगह, एक आई आपका नगर में, एक आया ग्राम में आया। तो जो ग्राम में आया, तो ग्राम में जो सरकार आया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार आया, ये क्या हुआ, ये क्षैतिज आया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्षैतिज आया, क्षैतिज आया। क्षैतिज में कैसे आया कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे आया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या हायरार्की टाइप पे सरकार, कुछ इस तरीके का कुछ सरकार आया 1992 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब ग्रामीण लिख दो, ग्रामीण क्षेत्र में जब चुनाव हुआ तो आप कुछ इस टाइप के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह के कुछ सरकारें आई। तो सबसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर जो है जिला के स्तर पर लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अब जो चुनाव हुआ तो जिला के स्तर पर होगा, और जिला के स्तर पर चुनाव किसका होगा, जिला परिषद, परिषद या जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं, जिला पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव होने लगा ग्रामीण क्षेत्र में। फिर उससे थोड़ा सा नीचे फिर आया तहसील के स्तर पे, तहसील, तहसील कर लो या तालुका कह लो, तहसील कर लो या तालुका या ब्लॉक कह लो, तहसील या तालुका, तालुका या ब्लॉक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपको आया ब्लॉक, ब्लॉक समिति आया, समिति आया कि यहाँ पर भी जो चुनाव होगा यहाँ के लोग करेंगे, वो क्या एक तहसील के स्तर पे एक सरकार होगी, स्थानीय सरकार होगी, जिसे क्या ब्लॉक समिति कहेंगे। फिर सबसे नीचे हमारा आया ग्रामीण क्षेत्रों पर चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव किसका होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसको प्रधान कहेंगे, प्रधान कहेंगे या सरपंच कहेंगे, सरपंच कहेंगे, या उसको और 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे चौधरी हो गया, चौधरी हो गया, मुखिया हो गया, अन्य नामों से जाने जाएंगे, ठीक, अन्य नामों से जाएंगे। इसके साथ साथ जब ग्राम पंचायत का जब चुनाव होगा, तो ग्राम पंचायत का जब चुनाव होगा तो ग्राम पंचायत के साथ साथ क्या जो ग्राम, जैसे मान लीजिए गांव है, तो इस गांव को क्या कई सारे वार्डों में इसको बांट दिया जाएगा, इस तरह कई सारे वार्डों में बांट जाए, हर वार्ड से क्या पंच चुने जाएंगे, पंच यानी सदस्य रहेंगे, सदस्य रहेंगे, सदस्य रहेंगे, सदस्य रहेंगे, और इस गांव का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। तो जब पंचायती राज व्यवस्था जब लाई जा रही थी, तो इसके लिए ये कानून बनाया गया था कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद या जिला पंचायत हो, चाहे तहसील में, चाहे ब्लॉक समिति तहसील के स्तर पे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि उन वार्डों के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। ये संविधान में ऐसा प्रावधान किया। जैसे ये गांव है, इस गांव को पता है कि इस गांव को कई सारे वार्डों में बांटे, मान लीजिए 9 वार्ड में बांट गया, हर वार्ड से एक पंच चुनेगा, जिससे आप सदस्य भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से एक सदस्य, एक सदस्य, एक सदस्य, हर वार्ड से क्या एक एक टोटल सदस्य आएंगे, यानी टोटल 9 सदस्य होंगे। तो संविधान ने कह दिया कि जब ग्राम पंचायतों का जब चुनाव होगा तो हर वार्ड से एक एक पंच आएंगे। तो यहाँ से क्या 9 पंच है। अब ये 9 पंच चुने किसे अध्यक्ष चुनेंगे, यानी अध्यक्ष किसे चुने, अध्यक्ष यानी कौन गांव का क्या प्रधान होगा। ये क्या है, ये संविधान ने ऐसा कर दिया। लेकिन संविधान ने यह भी कहा कि जिस राज्य को इसे कोई भी आपत्ति हो या उसको लगता है कि नहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये कह सकता है जो पंचायती राज्य व्यवस्था है, पंचायती जो राज्य व्यवस्था है, राज्य जो व्यवस्था है, इस कानून में क्या संशोधन कर सकती है, व्यवस्था जो है इस व्यवस्था में क्या संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन यानी बदलाव, बदलाव कर सकती है। कानून क्या, किसी भी गांव में जब चुनाव होगा तो उस गांव को कई सारे वार्डों में बांटा जाएगा, हर वार्ड से पंच चुनेगा, और वो पंच क्या करेगा, उस ग्राम के अध्यक्ष को यानी प्रधान को चुनेगा। ये कानून में पंचायती राज व्यवस्था में कर दिया गया। लेकिन संविधान ने
प्रत्येक प्रांत को यानी प्रत्येक राज्य को अधिकार दिया कि वो चाहें तो अपने ग्राम में अपने जिला परिषद के जिला पंचायत हो या तहसील पंचायत, इसमें जो अध्यक्ष है उसका जो चुनाव हो वो डायरेक्ट करवा सकते हैं, यानी डायरेक्ट चुनाव करवा सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि पंच क्या किसी भी ग्राम के अध्यक्ष को चुने, वो चाहे तो जनता द्वारा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उस प्रधान का चुनाव करवा सकते हैं, उसके अध्यक्ष का सरपंच का चुनाव डायरेक्ट करवा सकते हैं। जब संविधान ने पंचायती राज व्यवस्था में यह अधिकार दिया तो बहुत से राज्य सरकारों ने क्या किया, अपने संविधान में उस पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किया, बदलाव किया। अब बदलाव करने के क्या किया, बहुत से ऐसे राज्यों जैसे यूपी, बिहार, अन्य भी राजस्थान, ऐसे बहुत से राज्यों, इन राज्यों ने क्या किया, बदलाव किया और अपने गांव में जितने भी अध्यक्ष का पद हो, जो स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय सरकार के जितने भी अध्यक्ष पद हुए उन सभी पदों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट करवा दिए। जैसे कि गांव में जैसे कि ग्राम पंचायत है, जैसे कि ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत, इसका अध्यक्ष अगर प्रधान होगा तो इसका चुनाव संविधान ने कहा था कि इनडायरेक्ट हो या पंचों द्वारा चुना जाएगा, लेकिन अधिकार दे दिया था संविधान में कि आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, आपको अधिकार है। तो इसमें बदलाव करके ये किया गया कि प्रधान का चुनाव क्या डायरेक्ट हो, यानी जनता द्वारा डायरेक्ट ये चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। वहीं पर जो जिला पंचायत है इसमें भी आपको अधिकार दिया कि जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष रहेगा या तो इन सदस्यों द्वारा चुना जाए, जिला सदस्यों द्वारा चुना जाए, या डायरेक्ट जनता द्वारा आप चुनाव करवा सकते हैं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि चुनाव डायरेक्ट करवाए, इनडायरेक्ट करवाए। सरकार चाहे तो बदल सकती है, राज्य सरकार चाहे तो बदल सकती है, राज्य सरकार ना चाहे तो ना बदले। बहुत से राज्य सरकार ने इसको बदला, डायरेक्ट किया, बहुत से इनडायरेक्ट रहने दिया, तो होता है ऐसा। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो था इस तरीके से चीजें थी। अब आ जाइए तो पंचायत, तो ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के, तो जो ग्रामीण था हमारा, ग्रामीण स्तर पे क्या, यही आपका था जिला पंचायत या जिसे हम जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद भी कहते हैं, ये जिले के स्तर पे था। फिर उसके बाद फिर आया तहसील के स्तर पे, तहसील के स्तर पे, जिसको ब्लॉक समिति कहते हैं। और फिर ग्राम के स्तर पे आया ग्राम पंचायत। ये क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर इस तरह का चुनाव हुआ। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आओ शहरी क्षेत्र में, शहर ले लें या आप नगर कह लो। नगर में क्या हुआ, इसको पैरेलल रखा गया, समांतर रखा गया, इस तरीके से समांतर रखा गया, ऊपर से नीचे नहीं, सब समान रहेंगे। बस ये रहेगा जिसकी जनसंख्या कम उसको कम अधिकार, जिसको जनसंख्या ज्यादा उसको ज्यादा अधिकार। तो इसको पैरेलल रख के इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक रखा गया नगर निगम, इसका अध्यक्ष होगा मेयर होगा। मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो कि जब मेयर की नगर निगम का जो चुनाव में जो मेयर हो, जो अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि राज्य सरकार को लगे कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो तो संशोधन कर सकती है। यदि राज्य सरकार को लगे कि ना मेयर का चुनाव डायरेक्ट ना हो, नगर निगम में जितने भी वार्ड है वो वार्ड के सभी लोग क्या करें, मेयर को चुने, तो भाई आप इनडायरेक्ट कर लो, वो राज्य सरकार को छोड़ दिया। यूपी में क्या होता है, मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है। फिर एक पहला हमारा हुआ नगर निगम, फिर दूसरा हमने बांटा नगर पालिका में हमने बांटा, तीसरा जो हमने बांट दिया, हमने बांटा नगर पंचायत, हमने बांट दिया, नगर पंचायत ने बांट दिया। ये अब इन तीनों का जो हमने क्षेत्र निर्धारण किया कि कहाँ पर शहर में नगर निगम का चुनाव होगा, कहाँ पर नगर पालिका का होगा, कहाँ पर नगर पंचायत का। तो समझिए
जो नगर निगम का चुनाव होता है वो किसी राज्य में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसकी आबादी करोड़ों में होती है, ठीक है, जिसकी आबादी 80 लाख से लगभग ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा हो। फिर उससे कम थोड़ी सी आबादी रहे तो नगर पालिका का चुनाव होगा। इन तीनों में अंतर है ताकत का, यानी इसकी आबादी ज़्यादा रहेगी तो समस्या ज़्यादा रहेगा, विकास ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसको ज़्यादा ताकत दिया गया अपने उस क्षेत्र का विकास करने के लिए। फिर नगर पालिका, इसकी आबादी जो कि कम होती है इसलिए इसको उतना ही ताकत देगा जिससे क्या अपने क्षेत्र में ये इतना क्या विकास कार्य कर सके, ठीक है। ठीक है, अगर ये भी क्या सड़क बना सकती है तो ये भी क्या, ये भी सड़क बनवा सकता है और ये भी सड़क बनवा सकता है। बस जनसंख्या के आधार पर डिपेंड किया गया, किसकी जनसंख्या है तो समस्या ज़्यादा होंगी तो इसको क्या आर्थिक रूप से ज़्यादा मदद दी जाती है राज्य सरकारों द्वारा कि तुम नगर निगम इसलिए तुमको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, या नगर पालिका इनको कम पैसा दिया जाता है। फिर उसके बाद नगर पंचायत आता है, इनको थोड़ा इससे भी कम पैसा दिया जाता है तुम्हारे विकास की जरूरत के अनुसार कि जनसंख्या कितनी है, जरूरत कितनी, उसी हिसाब से इनको क्या पैसा दिया जाता है। तो नगर पालिका, इससे कम जनसंख्या तो नगर पालिका। और जो नगर पंचायत होता है ये ऐसा क्षेत्र होता है जो क्षेत्र क्या आधा गांव, ये क्षेत्र ऐसा होता है जो आधा ग्रामीण हो, जो आधा आधा ग्रामीण और आधा आधा शहरी विशेषता रखिए। नगर पंचायत में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आधा क्षेत्र तो ग्रामीण जैसा है, जैसे वहाँ पर कृषि हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, ये सब हो रहा है। देखो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कृषि होता है। जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कृषि होगा और पशुपालन होगा, पशुपालन होगा, क्या होगा, पशुपालन होगा, पशुपालन होगा। तो जिस क्षेत्र में कृषि हो, पशुपालन हो, हम कहेंगे क्या वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो नगर पंचायत उस क्षेत्र में आता है जहाँ पर कृषि भी हो, पशुपालन हो, ठीक है। और उसके साथ ऐसा क्षेत्र जहाँ की जो बनावट हो वो शहरी जैसा है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कृषि भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, साथ ही जो शहरों को गुण भी देखने को मिला है, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल, सड़कें, इस तरह की चीज़ दिख रहा है। ना तो पूरी तरह से गांव में है और ना तो पूरी तरह से शहर में, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से शहर होगा तो वहाँ पे खेती नहीं होगा, पशुपालन नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। अगर वो पूरी तरह से गांव में होगा तो ये बड़े बड़े सड़कें, स्कूल, कॉलेज या उसकी आबादी इतनी नहीं रहेगी, बहुत कम हो रहेगा। तो ऐसा क्षेत्र जो आधा गांव का विशेषता लेकर बैठा और आधा शहर का लेकर बैठा तो उसको हम नगर पंचायत में डाल देते हैं, ठीक है। तो शहरों में इसको समांतर तीनों को बांटा गया है, यानी ये ऊपर से नीचे नहीं, तीनों बराबर हैं, बस तीनों को पैसा जो है कम ज़्यादा इनके आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है और तीनों अपने आप में स्वतंत्र है विकास करने के लिए। यानी नगर पंचायत जो है ये नगर पालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, नगर पालिका नगर निगम के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी नगर पंचायत कुछ भी करेगा अपने नगर के विकास के लिए तो इसको नगर पालिका को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसने ऐसा क्यों किया। जनता के प्रति जवाबदेह है लेकिन नगर पालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो जवाब मांग सकती है। सत्ता में ऐसा होता है कि जब किसी एक ही पार्टी की सरकार हो तो जवाब मांग लेती हैं, लेकिन जब विरोधी पार्टी होती हैं तो जवाब देने से एकदम पूरा किनारे हो जाते हैं कि हम जवाब दे नहीं आपके प्रति। जैसे मान लीजिए केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो शायद तो बीजेपी की सरकार है तो केंद्र की सरकार यूपी सरकार को जवाब मांग सकती है, आपने बताया इससे क्यों किया, तो जवाब दे देंगे हंसी खुशी। लेकिन मान लीजिए यूपी में बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार है तो इनका विरोध कर सकते हैं कि हम आपको जवाब क्यों दें, हम आपके प्रति जवाब दे नहीं है, बात खत्म, नहीं मांग सकते हमसे जवाब, क्यों आपको जवाब दें, ठीक है, तो नहीं जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे ये भी क्या है, तीनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। अब ये तीनों बस केवल जनता के प्रति ही जवाबदेही है लेकिन एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। इसलिए आमतौर पर जब ठीक है तो कोई किसी के प्रति कोई सरकार किसी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। जितनी भी सरकार है वो जनता के प्रति ही केवल जवाबदेह है, जनता के प्रति ही केवल जवाबदेह है, ठीक है, जनता के प्रति ही जवाबदेह है, ठीक है। तो चलिए इसी हिसाब से आज की जो सेशन है इसको हम स्थगित करते हैं, यानी समाप्त करते हैं
और कल के वीडियो लेक्चर में संघवाद अन्य भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमें एक एकल संघवाद देखेंगे, एक प्रणाली अमेरिका के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में इनको देखा है, एकात्मक संघ की व्यवस्था देखेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में पार्ट 2 में जो है संघवाद पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। यदि भी समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ तो कमेंट करके पूछिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।